Morning 10th class. How are you all? Hope you all are good. So class, we are on our chapter number 1 of history and we did start with the chapter. We have understood few basic concepts कि जो nationalism की idea है ये कैसे develop हुई, सबसे पहले कहाँ शुरू हुई ये हमने समझ लिया है. उसके बाद हमने बात की थी रिगार्डिंग नेपोलियनिक कोड. हमने बात की थी अबाउट हाउ बेसिकली जो सोसाइटी है यूरोप में कैसे डिवाइडेड थी बिटवीन एरिस्टोक्रेट्स एंड द पुअर. फिर कैसे मिडिल क्लास आए एंड आइडिया ऑफ लिबरलिज्म आया. देन वी आल्सो डिड टॉक अबाउट लिबरल नेशनलिज्म. उसके बाद हमने देखा कंजर्वेटिज्म वापस कैसे आया. कंजर्वेटिज्म वापस कैसे आया जब यूरोपियन कंट्रीज ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने मिलके नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू में हरा दिया और वापस से फ्रांस पे मोनार्की एस्टैब्लिश कर दी. और फिर कंजर्वेटिज्म स्टार्ट हो गया जहाँ पे हर चीज पे सेंसरशिप लगी थी. लोग ओपनली फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रेस नहीं था एंड पीपल वर टोटली डिससैटिस्फाइड. फिर हमने देखा इसीलिए एक सेक्शन जो है वो अभी भी छुप के काम कर रहा था फॉर लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म और इनको हम रेवोल्यूशनरीज बोलते हैं. ये लोग सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म कर रहे थे और इनमें से सबसे फेमस जो है ज्यूसेप्पे मैज़िनी, उनके बारे में हमने पढ़ा था इन आवर प्रीवियस क्लास. सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग with the topic the age of revolution 1830 to 1848. यहाँ पे हम क्या देखेंगे क्लास, that there will be series of revolution that will be taking place in Europe, various countries of Europe. और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से उनसे क्या चेंज आया. ठीक है. So now let us start with our topic. सो हमें ये तो पिछले जो भी हमने किया है अभी तक उसमें ये हमें समझ आ गया है कि जो कंजर्वेटिस्ट है वो लोग अब सोच रहे थे कि हम लोग क्या करें, हम लोग किसी तरीके से भी कंजर्वेटिज्म को रिस्टोर कर दें, मोनार्की को रिस्टोर करें और ये जो आ रहे हैं नए नए आइडियोलॉजी, नेशनलिज्म, लिबरलिज्म को इनको स्प्रेड ना होने दें. तो ये अपने बेस्ट तरीके से ट्राई कर रहे थे कि ये कंसोलिडेट कर सके अपने पावर को सस्टेन कर सके, कंटिन्यू कर सके. और इस टाइम पीरियड में हम देखेंगे कि जब भी हम लिबरलिज्म या नेशनलिज्म की बात करते हैं तो इसको एसोसिएट किया जाता था रेवोल्यूशन से. ठीक है. When anyone is talking about liberalism or nationalism during this time period, जो भी इस टाइम पीरियड पे लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की बात करता था उसको एसोसिएट किया जाता था रेवोल्यूशनरी से. बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में, चाहे इटली हो, जर्मनी हो, ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड, पोलैंड वगैरह. तो ये जो रेवोल्यूशनरीज थे ये एक्चुअली चाहते क्या थे. ये जो रेवोल्यूशनरीज थे इनके जो लीडर्स थे वो थे लिबरल नेशनलिस्ट. ये लोग जनरली एजुकेटेड मिडिल क्लास वाले लोग थे, एजुकेटेड थे, मिडिल क्लास थे. ओके. और ये लोग जैसे प्रोफेसर, स्कूल टीचर्स, कमर्शियल मिडिल क्लास, जो नए ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये लोग जो बन रहे थे, क्लर्क एंड प्रोफेशनल ग्रुप ऑफ पीपल, ये थे जो लीड कर रहे थे इन मूवमेंट्स को और ये लिबरल नेशनलिज्म की बात कर रहे थे. तो धीरे धीरे अब जो रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, स्प्रेड हो. तो जो फर्स्ट अपहीवल या जो फर्स्ट रेवोल्यूशन हुआ है हमारा, इट टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830. इफ यू ऑल रिमेम्बर, आई टोल्ड यू कि जनरली इस टाइम पीरियड में हम देखेंगे कि यूरोप में जो भी होता है वो इनिशियली स्टार्ट होता है फर्स्ट फ्रांस में और फिर उसका इफेक्ट जो है बाकी ऑल ओवर द यूरोप कैन बी सी. ठीक है. तो अगर हम देखें कि यहाँ पे क्या हुआ फ्रांस में इन जुलाई 1830 द फर्स्ट रेवोल्यूशन टुक प्लेस. और हुआ क्या था यहाँ पे, जो बर्बन किंग जिसको रिस्टोर किया गया था, इफ यू ऑल रिमेम्बर, बाय द ट्रीटी ऑफ वेना. तो जो बर्बन किंग था ना उसको समवेयर उसके अगेंस्ट रेवोल्यूशन हुआ. ठीक है.
और उनको ओवरथ्रो कर दिया था इन लिबरल नेशनल रेवोल्यूशनरीज ने। लिबरल रेवोल्यूशनरीज वर एबल टू ओवरथ्रो दिस बर्बन किंग, और उसकी जगह उन्होंने फ्रांस का लीडर किसको बनाया? ल्यूई फिलिप। डू रिमेम्बर, बर्बन डायनेस्टी के बाद अब वापस से कौन आ गया? बर्बन डायनेस्टी मोनार्की हटके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में मोनार्क कौन था? ल्यूई फिलिप। ठीक है, अब क्या हुआ क्लास कि अराउंड दिस टाइम ओनली, जैसे कि मेटरनिक ने बोला था, व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस, यानी कि जब फ्रांस में कुछ भी होता है ना, उसका इफेक्ट पूरे यूरोप में उसके बाद होता ही होता है। तो अब उसके बाद बाकी जो कंट्रीज हैं वहां पे भी, यूरोपियन आसपास की कंट्रीज जो है फ्रांस के विसिनिटी और फ्रांस के समवेयर आसपास वाली जो कंट्रीज है वहां पे भी रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। तो ये जो जुलाई रेवोल्यूशन फ्रांस में हुआ था, इसके कारण अब दूसरी जगह रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गए। फॉर एग्जाम्पल, अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स हुआ, जिसको लीड कौन कर रहे थे? बेल्जियम, जो बेसिकली ब्रेक अवे हो गए कहाँ से? यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। That means uprising was in Brussels, and who was leading the revolution? It was Belgium, and basically ये जो Brussels, if you all remember, we have studied in our this civics कि बेल्जियम और ब्रुसेल्स how are they connected, okay? तो यहाँ पे अपराइजिंग हुई कहाँ पे? ब्रुसेल्स में, जिसके कारण which led to जो बेल्जियम है वो क्या हो गया? यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। दैट मीन्स पहले वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड के अंदर था, और ये जो अपराइजिंग हुई ब्रुसेल्स, इसके कारण ऑब्वियसली लीड किया था बेल्जियम ने, मतलब लीड बेल्जियम मतलब पूरे बेल्जियम के लिए ब्रुसेल्स ने लीड किया था इस रेवोल्यूशन को, जिसके कारण क्या हुआ? यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से बेल्जियम अलग हो गया। ठीक है, पहला रेवोल्यूशन ये। दूसरा रेवोल्यूशन, वैसे बहुत सारे रेवोल्यूशन है पर हम कुछ इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं। पहला पढ़ा है हमने कि बेल्जियम अलग हो गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से, क्योंकि मेन जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था कहाँ? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स इज इन बेल्जियम, भी नो। अब जो नेक्स्ट जिसके बारे में हम पढ़ेंगे ये है ऐसा इवेंट जिसके कारण नेशनलिस्ट फीलिंग जो है वो अब ऑल ओवर दी वर्ल्ड तो हो रही थी, बट हम स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं ग्रीस में। ग्रीस का जो एजुकेटेड सेक्शन है ना, ऑल मतलब ग्रीस, इफ यू ऑल नो, इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कल्चरल इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ यूरोप। हम जब भी कोई भी इंग्लिश टर्म, साइंस में भी, हिस्ट्री में भी, कहीं भी पढ़ते हैं, हम बोलते हैं ये वर्ड जो है ये ग्रीक ओरिजिन का है। तो ग्रीक लिटरेचर, ग्रीक कल्चर को पूरे यूरोप के जो लोग हैं वो अपना एक बहुत मतलब सेक्रेड और बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं। ओके, दे कंसिडर इट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ग्रीक कल्चर एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कल्चर विच इज स्प्रेड ऑल ओवर द यूरोप। तो इसीलिए ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें सिर्फ अकेला ग्रीस नहीं अपने इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहा है, पर ऑल द यूरोपियन कंट्रीज आर सपोर्टिंग इट। व्हाई? ये देखते हैं। ग्रीस जो है वो बहुत लंबे टाइम से, अराउंड 15th सेंचुरी से ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। ऑटोमन एम्पायर क्या था? मुस्लिम रूल था। तो इस टाइम पे क्या हुआ, जो ग्रीस थे या ग्रीक कल्चर थे, उनको लग रहा था कि कहीं, बिकॉज इतने टाइम से ऑटोमन एम्पायर रूल कर रहा है, तो धीरे धीरे हमारा जो कल्चर है वो डाई ऑफ ना होने लग जाए, खत्म ना हो जाए, या उसकी धीरे धीरे इम्पोर्टेंस कम ना हो जाए। तो इसीलिए इनके मन में एक डर था और दे वांटेड कि हमें ग्रीक कल्चर को बचाना। तो इसीलिए रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म यूरोप में स्पार्क ऑफ हो गया, जिसमें ये लोग बोल रहे थे हम चाहते हैं ग्रीस इंडिपेंडेंट हो जाए ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। और ये फाइनल जो पूरा मूवमेंट है, रेवोल्यूशन है, ये 1821 में स्टार्ट हुआ। तो जितने भी नेशनलिस्ट थे ग्रीस में, उनको सपोर्ट मिला सब जगह के
यूरोपियन कंट्रीज के जितने भी ये लोग जो बिलीव करते थे ग्रीक कल्चर में, ठीक है। तो इसमें स्पेशल चीज क्या है कि इसमें सिर्फ सोल्जर्स या मिलिट्री ग्रुप हेल्प नहीं कर रहे थे, इसमें बाकी कौन कौन हेल्प कर रहा था, जो लिटरेरी वर्क में भी अच्छे थे, आर्ट के वर्क में भी अच्छे थे, जिनका फील्ड स्पेशल जो है ये आर्मी या मिलिट्री ये सब नहीं था, उनका फील्ड आर्टिस्टिक था, स्टिल वो सपोर्ट कर रहे थे बिकॉज ग्रीक कल्चर को बचाना था इसलिए। तो obviously nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile and even West European countries जो जिनको ancient Greek culture की तरफ sympathy थी। Even poets और जो artist हैं वो ग्रीस कल्चर को बचाना चाह रहे थे बिकॉज दे कंसिडर कि ग्रीस तो क्रेडल है पूरे यूरोपियन सिविलाइजेशन की, मेन चीज है, मेन बेसिस है। तो इसीलिए वो कॉमन लोगों को भी इससे रिलेटेड मोबिलाइज कर रहे थे, पब्लिक ओपिनियन बना रहे थे अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर। मुस्लिम एम्पायर यहाँ कौन सा था, ऑटोमन एम्पायर। इवन एज आई सेड कि पोएट्स फाइट कर रहे थे, बहुत लोग इससे रिलेटेड फाइट कर रहे थे। तो एक पोएट का नाम अपने को पता है, लॉर्ड बायरन। ही ऑर्गेनाइज्ड फंड्स और वो खुद भी फाइट करने भी गए थे वॉर में। इमेजिन बीइंग अ पोएट। सो बट बेसिकली वॉर टाइम पीरियड में ही died in because of fever in 1824. But whatever it be, there were many people who struggled, and finally, because of the you can say contribution of Greece and also many other European country supporters for the safety as जो भी वो बोलते हैं to preserve the Greek culture, finally the Greeks were able to become independent. Greek culture was now being अगेन प्रिजर्व या उसको वैसा ही इंटैक्ट रखने के लिए जो ग्रीस है वो जीत गया इन देयर वॉर। ऑब्वियसली आफ्टर द वॉर हमें पता है ट्रीटी साइन होती है, तो एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई थी 1832 में। प्लीज रिमेंबर दिस इज इम्पोर्टेंट। द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल was signed in 1832 and this recognized Greece as an independent नेशन। ठीक है, तो यानी हमने बेसिकली दो वॉर्स के बारे में पढ़ लिया है। पहली वॉर है हमारी जो फ्रांस में हुई थी, फ्रांस में मेन फ्रांस वॉर के बाद एक बेल्जियम में हुई थी वॉर, और दूसरी हमारी ग्रीस में हुई थी, जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद ये प्रूव कर दिया कि मतलब ये एस्टैब्लिश हो गया कि ग्रीस जो है अब एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। ओके, so class, here with the Greek War of Independence and freedom of Greece and Greece becoming an independent country, हमें पता चल गया है कि यहाँ पे जो फाइट हो रही है नेशनलिज्म से रिलेटेड तो हो रही है, और थोड़ा अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को सेव करने के लिए भी हो रही है। तो इसी से रिलेटेड हम देखेंगे, बहुत सारी और चीजें भी इम्पोर्टेंट है। The next topic is romantic imagination and national feeling. Now here romanticism means लव फॉर योर कंट्री, ठीक है, लव फॉर योर कल्चर, ये सारी चीजें। तो जब हम व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट नेशनलिज्म, तो इसका मतलब ये नहीं है, बिकॉज हमने सिर्फ रेवोल्यूशन की बात की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेशनलिज्म की फीलिंग सिर्फ और सिर्फ रेवोल्यूशन से, फाइट से, प्रोटेस्ट से, वॉर से आई है, नहीं, दूसरे और तरीकों से भी हम देखेंगे नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज हो रही है। कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन क्रिएटिंग आइडिया ऑफ नेशन। आर्ट हो, पोएट्री हो, स्टोरीज हो, म्यूजिक हो, इन सब से हम अपनी नेशनलिस्ट फीलिंग को एक्सप्रेस भी करते हैं, वो शेप भी करती है क्लास। अब whenever any of the patriotic songs play, you will automatically start feeling a lot of emotions in yourself। मतलब आपको पेट्रियोटिज्म की, देशभक्ति की, और वेरी मच रिस्पेक्ट फॉर योर सोल्जर्स, फॉर योर नेशन, ये सारी चीजें अपने आप आ जाती है। तो दैट मीन्स यहाँ पे अपने बोल रहे हैं कि सिर्फ वॉर से या टेरिटोरियल एक्सपेंशन से नहीं आएगी नेशनलिज्म की फीलिंग, दूसरी चीजों से भी आएगी, ठीक है, जिसको हम रोमांटिसिज्म बोलते हैं। तो इस टाइम पीरियड में ये रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जिसमें नेशनल सेंटिमेंट्स को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है,
ठीक है। जो भी रोमांटिक आर्टिस्ट थे, जो पोएट थे, वो बोल रहे थे कि हमें हर समय हर चीज में साइंस और लॉजिक नहीं ढूंढना चाहिए कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है, हम नहीं मानते इस चीज को, फीलिंग्स क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती है, इन चीज वो बोल रहे हैं हमेशा इन चीजों से जज नहीं करना चाहिए, सिर्फ साइंस और लॉजिक की बात हमें नहीं करनी चाहिए, इसकी जगह हमें कुछ इमोशंस, जो इंट्यूशंस होते हैं, मिस्टिक फीलिंग्स होती है, हमारी कल्चर से रिलेटेड, हमारे हेरिटेज से रिलेटेड, इन सब को भी हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि these people said कि हमारा सबका पास्ट सेम है, हमारा हेरिटेज सेम है, हमारा कल्चर सेम है, इस चीज पे भी आप फोकस करो, तो हम सब में फीलिंग ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आएगी कि हम सब एक हैं, और उसी से फिर हम सब एक ही कंट्री है, एक ही नेशन है, वो फीलिंग भी आएगी। ठीक है। तो दिस इज व्हाट दीज रोमांटिसिस्ट जो इन रोमांटिसिज्म वाली आइडियोलॉजी को फेमस बना रहे थे, या जो रोमांटिसिज्म की बात कर रहे थे, रोमांटिक आर्टिस्ट जो थे, वो ये बोल रहे थे कल्चर पे और इन सब चीजों पे हमें फोकस करना चाहिए, सिर्फ साइंस और लॉजिक की बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ स्कॉलर्स की बात कर लेते हैं। एक है जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, वो बोल रहे थे कि जर्मनी का असली कल्चर कौन सा है। जर्मनी का असली कल्चर वो है जो कॉमन पीपल में आप जाके ढूंढो, जिनको हम बोलते हैं डस्ट वॉक। तो फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री, फोक डांसेस, जो लोकल एरिया के डांसेस सॉन्ग्स वगैरह हैं, इनसे आप डेवलप करने की कोशिश करो। ठीक है। इनसे आप ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन डेवलप होगी हमारी। और हम इसके लिए क्या करेंगे, उन्होंने जर्मनी में उस समय पे एक टाइप से एक ट्रेडिशन जैसे चल गया था, जिसमें ये जो जर्मन कुछ स्कॉलर्स है, ये जो फोक कल्चर से रिलेटेड स्टोरीज वगैरह है ना, उनको कलेक्ट करने लगे और ये बोल रहे थे इससे ही हमारी नेशन बिल्डिंग होगी। ये बोल रहे थे वर्नैक्युलर लैंग्वेज पे अपने को फोकस करना चाहिए। वर्नैक्युलर लैंग्वेज कौन से होंगे, जो लोकल लैंग्वेजेस है उस पे फोकस करो, तो उससे हमारी नेशनलिस्ट वाली फीलिंग जो है वो डेवलप होगी। और अगेन ये बोल रहे थे कि हमें कुछ ऐसा करना है, ऐसा नेशनलिस्ट मैसेज करना है जो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों तक ना पहुंचे, वो सारे कॉमन लोगों तक पहुंचे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है उन तक भी। तो इसीलिए हम देखेंगे ये लोग म्यूजिक, डांस, सॉन्ग, इन सब पे फोकस करेंगे। तो एक केस पढ़ लेते हैं यहाँ पे। जैसे पोलैंड का अगर हम पढ़े, तो पोलैंड जो उसको पार्टीशन कर दिया गया था एंड ऑफ 18th सेंचुरी पे, तब रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया में ये डिवाइड कर दिया गया था पोलैंड। तो पोलैंड तब तक ऐसी कोई इंडिपेंडेंट कंट्री या टेरिटरी नहीं थी, पर उन लोगों ने अपनी नेशनलिस्ट फीलिंग को फिर भी अलाइव कैसे रखा, क्योंकि सारे अलग अलग जो कंट्रीज है उनके अंदर आ गए थे, फिर भी इनके अंदर एक फीलिंग ऑफ यूनिटी डेवलप करने के लिए इन्होंने म्यूजिक और लैंग्वेज पे फोकस किया। एक मेंशन है हमारे पास अबाउट वन ऑफ द ग्रेट म्यूजिशियन कैरल कर्पिंस्की जो है, ये नेशनल स्ट्रगल को, ओपेरा म्यूजिक आपने सुना होगा, you must have heard, they show that towards the stage there is a lady who is standing and singing with a very loud pitch, तो वो होता है ओपेरा, और उसी से रिलेटेड म्यूजिक, क्योंकि वो उनका अपना म्यूजिक था तो उस पे फोकस कर रहे थे। वो जो फोक डांसेस हैं उनको पॉपुलराइज कर रहे थे, जैसे पॉलनेज और मजूका, और इनको नेशनल सिंबल्स की तरह यूज कर रहे थे कि ये हम सबका एक है, चाहे आप रशियंस के अंदर हो, चाहे आप रशियंस के अंदर हो, चाहे वो ऑस्ट्रियंस के अंदर हो, पर हमारा सबका म्यूजिक, डांस, ये सारी चीजें लोकल वाली डांसेस सेम है, ओपेरा म्यूजिक वगैरह। ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। Polish, after Russian occupation, the Polish language was forced out of school and Russian language was imposed everywhere. जो एरिया था ना पोलैंड का, जो रशिया के अंदर था, the area of Poland which was under Russia, वहां पे
लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट एक सोर्स बना नेशनल सेंटिमेंट के लिए। कैसे? रशियंस ने बोला पॉलिश लैंग्वेज आप नहीं पढ़ोगे अब, और पॉलिश की जगह कौन सी लैंग्वेजेस पढ़ोगे? रशियन लैंग्वेज पढ़ोगे। They forced it. Today you get option to study certain languages. You get a choice कि आपको ये लैंग्वेज पढ़नी है या नहीं है। तो अब उनकी नेशनल लैंग्वेज को ही हटा दिया गया था और बोले नहीं आपको रशियन लैंग्वेज ही पढ़ना पड़ेगा। तो 1831 में इसके अगेंस्ट आर्म रेबेलियन स्टार्ट कर दी थी जो स्टूडेंट्स वगैरह थे उन्होंने। तो जिसको अल्टीमेटली ऑब्वियसली रशियंस उस समय पावरफुल थे तो उन्होंने क्रश कर दिया। बट जब उन्होंने क्रश कर दिया उसके बाद भी बहुत सारे लोग जो हैं दे वर जस्ट थिंकिंग कि व्हाट शुड बी डन इन टर्म्स ऑफ हमें तो अपनी प्रोटेस्ट जो है वो कंटिन्यू रखनी है, तो हम कैसे अपनी जो प्रोटेस्ट है उसको कंटिन्यू रखें। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऐसे जो लोग थे उनको उन्होंने इस लैंग्वेज को, कौन सी, पॉलिश लैंग्वेज को एज अ वेपन यूज किया, हथियार के फॉर्म में यूज किया कि आप हमें मना कर रहे हो ना ये लैंग्वेज बोलने से, ये पढ़ने से, हम इसी को यूज करेंगे। तो जो चर्च की गैदरिंग्स होती थी या रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होते थे वहां पे वो लोग जानबूझ के पॉलिश लैंग्वेज में ही बोलते थे, और इसके रिटर्न में ऑब्वियसली जो ये लोग हैं कौन, जो रशियंस है वो चुप तो रहेंगे नहीं। तो रशियंस ने क्या किया, उन्होंने पनिश करना शुरू किया प्रीस्ट को, बिशप्स को। कौन है प्रीस्ट और बिशप्स? प्रीस्ट और बिशप्स वही लोग हैं जो मतलब जो उनके रिलीजियस हेड वगैरह, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये जो प्रीस्ट और बिशप्स है इनको जेल में डाला गया एंड देन उनको कहाँ भेजा गया? साइबेरिया। साइबेरिया इज अ प्लेस इन रशिया which is extremely cold, माइनस में यहाँ पे टेम्परेचर होता है, तो एज अ पनिशमेंट उनको वहां भेजा गया, ठीक है। The use of Polish came to be seen as a struggle against Russian government. तो अब यानी एक तरीके से this is also a way to say protest कि you are stopping us to use our national language but we will use it, और रिलीजियस वाले में यूज करेंगे जहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो रशियन उनको पनिश कर रहे थे, स्टिल एक टाइप का ये रिजेंटमेंट था, एक टाइप का ये दिखाने का तरीका था नेशनलिस्ट फीलिंग for the people of Poland, and they were showing it to the Russians that we are still wanting to have our independent country and we still have our feeling of nationalism, and we are showing it not only through revolt but we are showing it through other things like languages, music, etc. ठीक है, so this is one way in which they were trying to show the, you can say, resentment and wanting to become free, okay, and free in terms of जब वो चाह रहे थे ये नेशनलिज्म की फीलिंग दिखाना, तो रिवोल्ट के साथ साथ दूसरी जो फीलिंग्स, इमोशंस, ये सारी चीजें इनको भी एज अ वेपन यूज किया जा रहा था, एज अ वे ऑफ शोइंग रिजेंटमेंट, ओके। सो दिस इज इट फॉर टुडे क्लास। हमने बेसिकली पढ़ लिया है अबाउट द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से 48 के अराउंड के कुछ टॉपिक्स, जैसे कुछ रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है। रेवोल्यूशन ऑफ 1830 जो जुलाई में पहले फ्रांस में हुआ था, उसके बाद बेल्जियम एंड ग्रीस, कुछ हमने देख लिया कि कैसे वो दूसरी चीजों को यूज करते थे फॉर जनरेटिंग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। एंड नाउ रिलेटेड टू दिस टॉपिक एक हमारा 1848 से रिलेटेड रिवोल्ट रह गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, ओके। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई थिंक जितना भी किया है आज किया है मस्ट बी क्लियर टू यू पीपल। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग टू whatever we have covered today, come back with your problems and we'll solve it, okay. So just give the portion a reading जितना भी हमने पढ़ा है, और फिर कल अपने आगे कंटिन्यू करके चैप्टर में प्रोसीड करेंगे। So now meet you all in the next